गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आप लोगों को कक्षा 9 के अंतर्गत में जो विषय है सामाजिक विज्ञान का जो भाग 2 है भूगोल, उसके अंतर्गत में जो थर्ड चैप्टर है वो अफवाह से है। तो अफवाह के अंतर्गत बेटा क्या क्या चीजें आती हैं। अफवाह का मतलब होता है बेटा बहाव। क्या होता है? बहाव। ठीक है, तो बहाव होता है, तो बहाव में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो बेटा आती है नदियां आती हैं, झीलें आती हैं और क्या आती है बेटा? नहरें आती हैं। तो बेटा सबसे पहले अभी इस चीज में चलो समझ में आ गया पहले अफवाह होता क्या है। ठीक है, तो समझ में एक चीज यहाँ पर सामने आ गई, आप लोगों को एक चीज पता हो गया कि अफवाह में जो बताया गया है, अफवाह का मतलब होता है बेटा बहाव होता है। और बहाव में जो प्रमुख रूप से आपको इस चैप्टर के अंतर्गत में जो पढ़ना है, इस चैप्टर में जो आपको पढ़ना है, तो बेटा को क्या पढ़ना है? नदियों से रिलेटेड जो है इस पार्ट में पढ़ना है। तो भारत की प्रमुख नदियों के विषय में आप अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो नदियां, जो नदियों को है बेटा भारत में दो प्रकार में, दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नदियों को, जो नदियां हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे, अगर नदियों को दो भागों में डिवाइड किया गया तो कौन कौन सी नदी? तो प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, और फिर बेटा है कौन सी है? हिमालयन नदियां, हिमालयन नदियां। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे बेटा मालूम हो गई कि नदियों को भारत में कितने प्रकार, कहाँ से नदियां निकलती हैं। तो बेटा आपको एक चीज क्लियरेशन हो गई आपको, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं बेटा? तो सबसे पहले हम आपको ध्यान देंगे कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो बेटा इस वाले जो उत्तर वाले ये क्षेत्र है, ये आके ऐसे ये इस क्षेत्र में आकर ये नदियां सीधे ऐसे जाके आके सीधे कहाँ जो आकर कहाँ गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में या तो गिर जाती हैं या तो इधर अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र वाला क्या होता है बेटा? तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या होता है? ये जो समुद्र के तल से तीन ओर से जल से घिरे हुए भूभाग को क्या बेटा बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। तो यहाँ पर जो नदियां इस वाले जो उत्तर भारत, जो यहाँ पर दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो नदियां बहती हैं उन्हें प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। तो बेटा आपको मालूम हो गया कि जो नदियों को है, नदियां जो है भारत में दो प्रकार से डिवाइड किया गया, प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालयन नदियां। तो अब बेटा इसके बाद अगर हम ध्यान दें, अगर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दें, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपरी हिस्से की बात कर लेते हैं। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, तो अभी अब आपको मालूम हो गया बहाव से मतलब रिलेटेड मालूम हो गया। तो आपको मालूम है कि यहीं पर आपको मालूम है कि यहाँ पर मानसरोवर झील है। तो मानसरोवर झील है। ठीक है, तो मानसरोवर झील है, आपको मालूम हो गया बेटा ये मानसरोवर झील है। और मानसरोवर झील ये कहाँ पर पड़ती है? बट बेटा तिब्बत के पठार में आता है। तिब्बत का पठार किस देश के अंतर्गत में आता है? तो आपको यह मालूम है ये चीन वाले क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। तो एक मानसरोवर झील के पास से, ठीक है, यहीं से एक नदी प्रमुख रूप से निकलती है, जिसको बेटा कौन सी नदी बोलते हैं? हम बेटा बोलते हैं सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेटा सिंधु नदी आपको समझ में आ गया। और ये सिंधु या इंडस भी बोलते हैं बेटा आपको यहाँ पर। और इसकी जो टोटल डिस्टेंस जो है, जो एनसीईआरटी की बुकों में 2900 किलोमीटर है। ठीक है, और प्रमुख रूप से जो इसकी जो मेन डिस्टेंस है वो 2880 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा? सिंधु नदी की तो जो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2880 किलोमीटर है। तो बेटा आपको एक चीज मालूम हो गई पहले सिंधु नदी के, और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है बेटा? तो मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तो और ये सीधे इंडिया को क्रॉस करते हुए और प्रमुख रूप से इधर बेटा पाकिस्तान वाले क्षेत्र को क्रॉस करते हुए सीधे आके कहाँ गिर जाती है? जाके बेटा कहाँ गिर जाती है? ये बेटा कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कहाँ, कौन से सागर में गिरती है बेटा? अरब सागर में गिरती है। और ये कौन सा क्षेत्र है बेटा? बंगाल की खाड़ी है। कौन सी है बेटा? बंगाल की खाड़ी है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों। तो बेटा सबसे पहले एक चीज आपको मालूम हो गया कि सिंधु नदियां पूछा जाए, आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु नदी कहाँ गिरती है। ठीक है, तो सिंधु नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। तो आपको एक चीज यहाँ पर क्लियरेशन हो गई कि सिंधु की डिस्टेंस पूरी मालूम हो गई और वो किस सागर में गिरती है या किस खाड़ी में गिरती है, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई। अब बेटा सबसे पहले इसकी जो प्रमुख रूप से सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं, उनको क्रम से लगाना होता है एग्जाम
तो और एग्जाम में पूछा जाता है या आपसे ऐसे कभी पूछ लिया जाता है तो आपको बताना होगा। तो बेटा सिंधु की जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से आपको लिखना है कौन कौन सी है। पहले बेटा लिखेंगे ये झेलम, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और ये बेटा कौन सी है, सतलज, ठीक है। अब एक चीज क्लियरेशन हो गई आपको कि जो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो झेलम है बेटा, फिर चिनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास है, फिर सतलज है। तो बेटा अब एक चीज आपको यहाँ चीज क्लियर हो गई ना, तो आपको एक चीज यहाँ पर मालूम हो गई कि सिंधु की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी, और इसी क्रम से लगाना है आपको। तो बेटा जो झेलम नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो बेटा कहाँ से निकलती है आप लोगों को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, शेषनाग की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, शेषनाग की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है बेटा, शेषनाग की पहाड़ियों से निकलती है। फिर अगर दूसरी बात करते हैं, चिनाब नदी जो निकलती है कहाँ से निकलती है बेटा, इसको याद रखना है, बाड़ा लाचा दर्रे के पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है बेटा, बाड़ा लाचा दर्रे के पास से निकलती है। अब फिर हम बात करेंगे बेटा, ये जो निकलती है रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। और फिर बेटा व्यास जो नदी निकलती है, व्यास जो निकलती है ये भी रोहतांग दर्रे के पास में एक कुंड है बेटा, और किस कुंड से निकलती है, व्यास कुंड से निकलती है। किस कुंड से निकलती है बेटा, व्यास कुंड से निकलती है। और बेटा जो सतलज नदी है ये जो बेटा जो निकलती है प्रमुख रूप से जो निकलती है कहाँ से निकलती है बेटा, रासक ताल से निकलती है, रासक ताल से निकलती है। तो बेटा आपको ये चीजें आपको क्लियरेशन होती चली गई बेटा। तो आपको याद रखना है बेटा, ये सतलज की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अब आप बात करेंगे बेटा इसी क्षेत्र में आपको ये इन नदियों के क्रम को आपको ज्ञात करने में आसानी होगी, ठीक है। अब बेटा एक और प्रमुख रूप से नदी यहीं पर बहती है, आपको यहाँ पर मालूम हो गया। और एक नदी और जो प्रमुख रूप से है जो भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक है। तो यहीं पर बेटा ये एक और कंट्री है हमारा, ठीक है। और ये हमारे देश का जो है, हमारे देश का पड़ोसी देश है, या कहें जो हमारे देश के मध्य में स्थित है, ठीक है। तो एक बात करेंगे तो ये कौन सा देश है बेटा, यहाँ पर ये कौन सा देश है, बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश है बेटा, बांग्लादेश है, ठीक है। तो बांग्लादेश यहाँ पर स्थित है। तो बांग्लादेश आप देखेंगे तो यहाँ ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र से, तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है बेटा, तो ये निकलती है कौन सी, गंगा नदी निकलती है। और गंगा नदी की जो टोटल डिस्टेंस है बेटा 25 किलोमीटर, कितने किलोमीटर है बेटा, 25 किलोमीटर है। और इसकी टोटल डिस्टेंस है ये बेटा यहाँ से निकलती है। कहाँ से निकलती है इसको भी याद रखना है बेटा, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी बेटा निकलती है, गंगा जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है बेटा। तो ये बेटा जब निकलती है और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर। तो ये बेटा ये जाके सीधे कहाँ जाके आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन ये जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसको हम बोलते हैं पद्मा बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है बेटा, पद्मा बोला जाता है। और जैसे ये बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, पद्मा के नाम से संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो एक चीज मालूम हो गई। और जो है दूसरी यहीं पर पास में ही है बेटा, एक और नदी निकलती है जो और जाके प्रयागराज में मिल जाती है। और इसकी जो टोटल डिस्टेंस है बेटा 1375 किलोमीटर है। और आपको मालूम है ये कौन सी नदी बात कर रहे हैं बेटा, यमुना नदी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो बेटा आपको ये चीजें मालूम हुआ, नदियों के विषय में बेसिक चीजें ये ज्ञान होनी है। अब बेटा अगर यहीं पर बात करते हैं, इसी मानसरोवर झील के पास से एक और नदी निकलती है, और जिसको बेटा कौन सी नदी बोलते हैं, ये बेटा ऐसे आती है। ये कौन सी नदी बेटा है, सांगपो नदी। कौन सी बेटा नदी निकलती है, सांगपो नदी। जो बेटा ये कहाँ से निकलती है बेटा, आपको याद रखने की जरूरत है। ये कहाँ से, मानसरोवर झील के पास से निकलती है, ठीक है। तो सांगपो नदी की जो टोटल डिस्टेंस बेटा है वो कितने किलोमीटर, 2900 किलोमीटर है, आपको याद रखना है बेटा। अब इसको जब ध्यान देना है सांगपो नदी को,
सांको नदी जैसे ही बेटा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो यहाँ पर क्या कहलाती है बेटा? क्या कहलाती है? दिहांग कहलाती है। तो क्या किस नाम से जानी जाती है? दिहांग कहलाती है। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र वाले ये जैसे ही असम में प्रवेश करती है, ये असम वाला क्षेत्र है बेटा यहाँ पर, तो असम में प्रवेश करती है तो यहाँ पर जो कहलाती है बेटा, क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ठीक है, तो आपको मालूम हो गया मैंने सांको नदी, अर्थात सांको नदी कहाँ से निकलती है? सांको नदी जो निकलती है मानसरोवर झील के पास से। टोटल डिस्टेंस इतना होता है और भारत में इसकी जो लंबाई है बेटा 916 किलोमीटर है। ठीक है, ये 916 किलोमीटर। तो बेटा ये ब्रह्मपुत्र नदी हुई, असम में कहलाती है, ये क्या कहलाती है? ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग सांको कहलाती है और चीन में जो है इसको सांको के नाम से। और जैसे ही बेटा ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो वहां पर ये क्या कहलाती है बेटा? यमुना कहलाती है। अब यमुना कहलाती है और यमुना कहलाती, जब ये दोनों नदियां, एक नदियां देखिए ये इधर से ऐसे आई और इधर से बेटा देखो यहाँ पर मैंने बताया था प्रयागराज के पास ये मिल जाती है, प्रयागराज के पास यमुना नदी मिल जाती है और ये एक धारा हो जाती है और गंगा के रूप में आती है और सीधे बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और ये चटगांव के पास में ही ये सांको नदी इधर से आके क्रॉस करती है और ये गंगा नदी इधर से क्रॉस करती है। तो देखिए यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है ना नदियाँ। तो बेटा जो सांको नदी, सांको या ब्रह्मपुत्र या दिहांग की बात करें तो जब या जमुना की बात करें तो जब यहाँ पर गंगा या पद्मा की बात करें तो दोनों जब धाराएं एक दूसरे को काट देती हैं तो इन दोनों नदियों की धारा की जो मिलन धारा को बोलते हैं बेटा, वो क्या बोलते हैं बेटा? मेघना कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मेघना बोला जाता है। ठीक है, तो मेघना कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर किसका निर्माण कर रही है? एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है। और इसको अर्थात जब नदियां अपने मुहावने पर त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती हैं तो उसको क्या बेटा बोलते हैं बेटा? डेल्टा बोलते हैं। किस नाम से जाना जाता है? डेल्टा कहा जाता है। तो बेटा एक चीज समझ में आ गई ना? तो ठीक है, तो आपको ये चीजें, आपकी बेसिक चीजें जो है सांको नदी के विषय में आपको मालूम हो गया, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी, सांको, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना एक ही नदी के नाम है। और यहाँ पर गंगा को पद्मा के नाम से किस देश में जाना जाता है? बांग्लादेश में। अगर आपसे पूछा जाए कि सांको नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है तो आपको सीधे सीधे बताना होगा ब्रह्मपुत्र। अगर पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश में सांको नदी को किस नाम से जानते हैं तो दिहांग बोलते हैं। अब बेटा बात करते हैं, अगर इसकी बात करते हैं तो ये नदियों के विषय में आपको यहाँ से ये चीजें, बेसिक चीजें आपको मालूम हो गई। ठीक है, अब बेटा सारी नदियों को इसी क्रम से समझ के आपको करना है। तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि पहले आपको भारत के मानचित्रण में इसी तरह से बनाकर ही आपको सीखना होगा, तभी आप ये जो चैप्टर है, जो थर्ड चैप्टर है जो है भूगोल का, उसको तभी समझ पाएंगे बेटा। क्योंकि आप देखा होगा आपकी जो बुक है, बुक में सेम ऐसे बनाकर बताया गया है और उसमें समझाया गया है, लेकिन आप तभी समझ सकते हैं जब आप खुद मेरे द्वारा जो लेक्चर क्लास हो रही है इसको आप समझेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। तो बेटा आज है मैं इतनी ही नदियों के विषय में आपको इस लेक्चर क्लास में बताऊंगा, क्योंकि आपको जो है ज़्यादा नदियाँ एक साथ बता देंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं आज इतनी ही नदियों के विषय में आपको यहाँ पर इस लेक्चर माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे जो शेष बची नदियाँ हैं उनको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।